हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है गुरदीप सिंह। आज आपको डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स बीए के बारे में। जो बीए में इकोनॉमिक्स है उस पर हम वीडियो बना रहे हैं लगातार, और भी कई सीरीज आने वाली हैं आगे दोस्तों। और ऐसे ही बहुत सारा प्यार हमारे चैनल को देते रहिए, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं वीडियोस पर। आइए दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। और आज हम इसका पहले इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था का परिचय क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी देश को उसके आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था की समग्र आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की शाखाएं परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी, और दूसरा है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। ऊपर वाला हमारा जो समष्टि है वो है मैक्रो, और जो नीचा वाला हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमी। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा जो अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करती है। जो समष्टि है इसमें क्या होगा, सभी की हम थ्योरी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और इस शाखा में थ्योरी ये होती है सब अर्थशास्त्र की जो टोटल व्याख्याएं और एक्सप्लेनेशन है वो सब समष्टि में ही मिलता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता समझने का प्रयास करती है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो उसमें क्षेत्रीय भी होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता समझने का प्रयास करती है। इसमें सभी प्रकार की क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को प्रारंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेल्टन कीन्स को जाता है। कीन्स जो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और इन्होंने बहुत सी थ्योरियाँ भी दी इकोनॉमिक्स में। उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इनकी जो पुस्तक है कीन्स की वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनकी जो किताब है बहुत ज़्यादा फेमस थी, और 1930 के दौरान मद्दी के उपचार का सुझाव भी दिया इन्होंने, तथा कहा कि मद्दी की समस्या का समाधान समग्र अर्थव्यवस्था में छुपा हुआ है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी बुक भी लिखी। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आर्थिक मानव की आवश्यकताएं, उत्पादन को प्रेरित करने वाले तत्वों, बाजारों से उनके संबंध का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। दोस्तों, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें क्या होता है, आर्थिक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन। इसमें क्या हुआ, बिहेवियर का भी, जो ह्यूमन नेचर और बिहेवियर जो इकोनॉमिक की दृष्टि से होता है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन है, इसमें बताया गया है। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का अपने बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से तत्व निर्भर करते हैं बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में बताया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना होता है। जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है, बाजार में मांग की क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, इसकी व्यवस्था बनाए रखना, उसमें समुचित अनुपात बनाए रखना या समायोजन बनाए रखना सप्लाई और डिमांड में, वो इसमें बताया जाता है कि अर्थशास्त्र में क्या हमें डिमांड रखनी है और क्या हमारी सप्लाई हो। ये सब बातों को सिर्फ अर्थशास्त्र में ही बताया जाता है, और उसके अनेक तत्वों के बारे में भी बताया जाता है। नोट पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याओं तथा संभावनाओं का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर
अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याएं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो भी समष्टि अर्थशास्त्र में, और क्या क्या संभावनाएं होती हैं अर्थशास्त्र को, मतलब जो अपना बिजनेस हुआ या अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और क्या क्या उस चीज़ में समस्याएं आ सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है, ये सब अर्थशास्त्र में हम सीखते हैं। मुख्य उद्देश्य यही होता है अर्थशास्त्र का कि कोई भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए और हम अपने स्थिति को कैसे और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ये सब हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। कैसे मैनेजमेंट चीज़ों का करना, कैसे डिमांड और सप्लाई को नियंत्रित करना है, ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र हमें बताता है। अर्थशास्त्र के प्रकार। समस्त विश्व में विकास के स्तर, विकास के तरीकों के आधार पर अर्थव्यवस्था को मूल 3 प्रकार में बांटा गया है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मुख्यतः 3 स्तरों पर बांट सकते हैं या 3 प्रकार से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, या पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। दोस्तों सिंपल बात है। पहली हमारी होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं पूरे विश्व में और 3 स्तरों पर इसे बांटा गया है। आइए पहला देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये दोस्तों कहाँ कहाँ पाई जाती है? अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि। जो अमेरिका और ब्रिटेन में जो वहाँ की इकोनॉमी पाई जाती है वो कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हिंदी में बोले तो, और अंग्रेजी में बोले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसे कहते हैं। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पर क्या होता है, पूंजीवादी लोग होते हैं और यहाँ पर जो संपत्ति होता है उसे निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। पूरी इकोनॉमी पर निजी लोग होते हैं, बिजनेस चलाते हैं वो सब निजी लोग चलाते हैं। इसमें गवर्नमेंट उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसे ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और ये होती है अमेरिका में, ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों। और अपने यहाँ तो पूंजीवादी है नहीं, अपने यहाँ भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्सचर इकोनॉमी है। और जो भारत सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर हैं दोनों मिलकर इस इकोनॉमी को चलाते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों जो नोट पॉइंट है पूंजीवादी में, उसको देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सर्वोच्च होता है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। प्रथम जो श्रेय देते हैं वो कस्टमर को ही देते हैं। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें वस्तुओं के कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति के द्वारा ही किया जाता है। जो पूंजीवादी होती है उसमें देखा जाता है कि ये इसका सिद्धांत होता है लाभ, प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसमें देखा जाता है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो वस्तुओं को कितनी कीमत पर खरीद रहे हैं और खरीदा या बेचा जाता है कितनी कीमत पर, ये डिपेंड करती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर धन सबसे ज़्यादा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जो उद्योगपति होते हैं वे बड़े बड़े नए सेटअप तैयार करते हैं और बहुत सारा धन कमाते हैं और जिससे देश को बहुत सारा टैक्स मिलता है। तीसरा हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसे हम कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं सोशोलॉजिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर उत्पादन के अधिकांश साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था 2 भागों में बांटा गया। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो सभी के लिए समान करती है, यानी वहाँ पर कोई भी व्यक्ति छोटा ना बड़ा होता है, ना ही कोई उद्योगपति ज़्यादा
मैटर करता है, ना ही आम आदमी। कोई भी मतलब सब समान होते हैं। जो उद्योगपतियों के द्वारा जो उन्हें टैक्स मिलता है वो सरकार लोगों पर खर्च कर देती है, ताकि समाज में सभी लोग बराबर रहें। और जो उनका देश है, वहाँ के पूरी सोसाइटी एक समान रहे, उसमें ऊंच या नीच ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो। ऐसी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है। और समाजवादी में सिर्फ सरकार जो चाहेगी वही कर सकती है, उसी के नियम हर जगह मान्य होते हैं, और वहाँ पर कोई भी पूंजीवादी या कोई भी उद्योगपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये होती है समाजवादी। दोस्तों, समाजवादी वाले देश कौन कौन से हैं? जैसे रसिया है, चीन है, यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और इसमें भी कुछ पॉइंट हैं समाजवादी में। एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है बहु समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें देख लेते हैं। एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जहां पर उत्पादन के साधनों पर केवल एक ही सरकार का नियंत्रण हो। ये होती है एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था। एकल में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का ही केवल नियंत्रण होता है, जहाँ पर एक ही सरकार जो भी कह दे वही होता है, तो वो होती है एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था। बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर केवल सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों का नियंत्रण होता है। बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संस्थान के दो स्वरूप पाए जाते हैं। जो बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे कई चरणों में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, या कई स्तरों पर सरकारें बटी होती हैं, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार होती हैं। यानी 3 स्तरों पर सरकार का सिस्टम बना हुआ होता है, कोई एक सरकार नहीं होती है। यहाँ पर 3 तरीके से शासन किया जाता है। तो यहाँ पर बहुशासनीय या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर शासन एक बंदा नहीं करता, ना एक तरीके से होती, यहाँ पर कई स्तरों पर सरकारें होती हैं, तो बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसमें भी टाइप्स हैं, जैसे बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था में विभाग भी होता है और निगम होता है। विभाग को कहते हैं डिपार्टमेंट और निगम को कहते हैं कारपोनेट। विभाग होता है डिपार्टमेंट और निगम होता है कारपोरेट होता है कारपोरेट। दोस्तों सॉरी, कारपोरेट होता है निगम हमारा। और 2 स्तरों पर बटी होती है जो बहुल समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें विभाग होता है, एक निगम होता है। विभाग, दोस्तों विभाग की परिभाषा देख लेते हैं। व्यावसायिक संस्थान का ऐसा स्वरूप जिस पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। उदाहरण शिक्षा विभाग, पुलिस, डाक विभाग। जो विभाग होता है हमारा व्यावसायिक संस्थान का ऐसा स्वरूप है जिस पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, यानी सरकार सीधे रूप से अपना नियंत्रण रखती है, वो विभाग होता है, वो डिपार्टमेंट होता है। निगम क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है। व्यावसायिक संस्थान का ऐसा स्वरूप जिस पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है निगम कहलाता है। निगम ऐसी चीज होती है जिस पर सरकार का जो नियंत्रण होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे बस परिवहन निगम, LIC, ETC। यानी ये भी होता है व्यावसायिक संस्थान, पर इसमें क्या होता है, प्राइवेट रूप से कार्य होता है या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है सरकार का। डायरेक्ट कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ना ही इन पर मनमानी कर सकती है गवर्नमेंट। नोट, समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था या प्रशासित अर्थव्यवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कैपिटल को समाजवादियों के बाइबल के रूप में संबोधित किया जाता है। और तीसरी अर्थव्यवस्था हम देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्सड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जहां पर उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों तरह का नियंत्रण होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था है जहां पर मिक्स्ड हो, यानी प्राइवेट सेक्टर भी पीपल्स यानी गवर्नमेंट चला रहा हो और गवर्नमेंट सेक्टर भी
गवर्नमेंट चला रहा, दोनों मिलकर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर जहाँ की गवर्नमेंट चलाते हैं यानी सरकार चलाते हैं, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है, जो अपना इंडिया है। यहाँ पर क्या है, उद्योगपति अपना बिजनेस करते हैं और सरकार अपना शासन चलाती है, यानी दोनों हस्तक्षेप बराबर समान अधिकार है दोनों का सरकार में हस्तक्षेप करना। ये नहीं कि पूंजीवादी अपनी मनमानी कर रहे हैं और राजनीति अपनी मनमानी कर रहे हैं, नहीं, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता भारत जैसे देश में। दोनों को बराबर में सामंजस्य बैठाना पड़ता है और दोनों अपनी अपनी बात कह सकते हैं, कोई भी मनमानी नहीं चला सकता। तो अपना जो भारत देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। नोट, भारत अर्थव्यवस्था को 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया गया था। जो 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया गया था वो भारत को ही किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को गोल्डन चेन इकोनॉमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं गोल्डन चेन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था लाभ के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर भी कार्य करती। जो यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, उसकी क्या क्या विशेषता हैं, इसके बारे में बताया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम गोल्डन चेन इकोनॉमी भी के नाम से जानते हैं। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना, वो लाभ के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक कल्याण का भी ध्यान रखती है, ये इसकी विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्मदाता देश भारत को माना जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित विचारधारा के जन्मदाता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स को माना जाता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो जन्मदाता वाला देश है भारत। भारत से ही शुरू हुई मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसके जो इस विचार और सिद्धांत के जन्मदाता हैं यानी जो फादर हैं वो हैं किन्स। किन्स ने इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था। दोस्तों हम आगे जानने वाले हैं, आगे देख लेते हैं। हमारा मिश्रित व्यवस्था कंप्लीट होता है, इसकी विशेषताएं कुछ और हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों। और भारत की अर्थव्यवस्था को अपनाने के तर्क ये हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था के अन्य रूप ये भी देख लेते हैं। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, अक्सर लोग पूछते हैं सर खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर वस्तुएं सेवाओं के निर्यात के साथ साथ आयात भी किया जाता है, तो वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। निर्यात के साथ साथ आयात भी किया जाता है। और बंद अवस्था क्या होती है, कोई भी देश अपने अंदर ही वो आयात निर्यात कर रहा है, किसी बाहरी देश से आयात ना ही करता है ना ही निर्यात करता है, तो ऐसा बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे अभी कोविड में बंद अर्थव्यवस्था वाला देश चीन बन गया था, वो किसी भी देश को अपने आइटम से नहीं दे रहा था, ना ही बेच रहा था, ना ही किसी देश से खरीद रहा था। ऐसे ही साउथ कोरिया भी ना ही किसी से खरीदता है कोई चीज़ और ना ही अपने देश की किसी चीज़ को बेचता है, तो ऐसे देश बंद अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। उत्पादन एवं उपयोग में भी देख लेते हैं। वस्तु में निहित उपयोगिता को बढ़ा देना उत्पादन कहलाता है, जबकि वस्तु में निहित उपयोगिता को नष्ट कर देना उपभोग कहलाता है। जैसे कोई भी देश है, कोई भी अपने उत्पादन को बेच देता है तो उपयोगिता होती है, और अगर उसको अपने आप से खुद कंज्यूम कर लेता है, खुद उसका यूज कर लेता है, तो उपभोग कहलाता है। व्यावसायिक आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को रेखांकित करने के लिए सामान्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा इकोनॉमिक क्षेत्र होता है उसको 3 क्षेत्रों में हम बांटते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला हमारा प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय हमारा है सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय हमारा तृतीय सेक्टर। दोस्तों 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र हमारा होता है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का रेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत
निम्न को शामिल किया जाता है: कृषि, वनिक, मत्स्य, खनन तथा उत्खनन आदि। ये हमारे प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कृषि है, वनिक है, मत्स्य है, खनन तथा उत्खनन जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, और खनन खुदाई वगैरह होता है, कोयले का निकलना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में होता है। खेत में जो हमारी फसलें खड़ी होती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कोई पानी को बेचकर कोई कंपनी पानी की खोल रहा है, पानी की जो बोतलें आती हैं तो भी प्राथमिक सेक्टर आती हैं। यानी कोई भी हमारे प्राकृतिक तत्व हैं जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसको हम बेच लेते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही द्वितीय सेक्टर हमारा होता है, जो प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं, हम अगर उनको सही से रिफाइन कर लेते हैं, उसको शुद्धिकरण कर लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं, उसका कोई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, तो वो हमारा द्वितीय सेक्टर कहलाता है। जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह, कारखाने आते हैं तो वो हमारे द्वितीय सेक्टर में आते हैं। जैसे कोई चीनी मिल है, वहाँ पर गन्ना जा रहा है, गन्ने से वहाँ पर चीनी बनाई जा रही है, तो चीनी क्या होती है, द्वितीय सेक्टर में आ जाएगी, क्योंकि गन्ने से चीनी बन गई है कारखाने के द्वारा। तो वहाँ पर जो द्वितीय क्षेत्र हमारा चीनी है, चीनी जो हमारी बनेगी वो द्वितीय क्षेत्र में बनेगी, यानी फैक्ट्री कारखाने में बनेगी। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था को विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखान किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है: उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलपूर्ति से संबंधित। द्वितीय क्षेत्र में हमारी चीज़ों का निर्माण होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कच्चा माल होता है उससे प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, सर्विस देने वाले लोग होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये लोग दूसरों की सेवा करते हैं। ये ना तो कोई चीज़ को बना सकते हैं, सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं और दूसरों को सेवाएं देते हैं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ तो इलाज करूँगा, मैं इंजीनियर हूँ तो चीज़ें बनाऊँगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊँगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं तृतीय सेक्टर में होती हैं दोस्तों। जैसे परिवहन एवं संचार, जहाज रानी, बैंकिंग, बीमा, व्यापार तथा वित्तीय संस्था आदि जो लोग बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं वो भी तृतीय सेक्टर में आते हैं। बीमा करते हैं वो भी तृतीय सेक्टर में। और भी बहुत सी संस्थाएं, जो लोग सर्विसमैन होते हैं वो सब सर्विस करते हैं, या जो डॉक्टर, इंजीनियर लोग होते हैं वो सब तृतीय सेक्टर में आते हैं, दूसरों को सेवाएं दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, अपने सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे लोग तृतीय सेक्टर में आते हैं। दोस्तों ये था, तीनों सेक्टर इम्पॉर्टेंट थे, इनको मैंने बता दिया। आगे भी हम देख रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम आपको बताते जा रहे हैं। अब देख लेते हैं कृषक अर्थव्यवस्था, इसको भी देख लेते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं संपत्ति क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो एवं लगभग इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर हों, तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक कृषि आधारित व्यवस्था वाला देश था। ये कृषक अर्थव्यवस्था कहलाता है दोस्तों। 50%, अगर कोई भी देश है वहाँ के जो किसान हैं 50% ही योगदान दे रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तो कृषक अर्थव्यवस्था है। ऐसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसको भी देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और ऐसा कोई देश है जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र 50% योगदान दे रहे हैं, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र 50% उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाएगा। और सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी भी होता है। यदि कोई देश है जहाँ पर क्या है, लोग सेवाएं दे रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जो भी लोग सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, 50% से अधिक उनका अनुपात है, तो वह देश सर्विस इकोनॉमी वाला देश कहलाएगा, यानी लोगों की सेवा कर रहा है। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेवा अर्थव्यवस्था है, ये अमेरिका देश है, वहाँ की विभिन्न कंपनियाँ जैसे गूगल है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, ये लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसा देश कहलाएगा सेवा अर्थव्यवस्था वाला। और जहाँ पर जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ये देश हैं दूसरों को चीज़ें बना कर बेच रहे हैं, जैसे एरोप्लेन्स बना के बेचते हैं, बड़े बड़े जहाज़, बड़े बड़े कार्स लोगों को बनाकर बेचते हैं। जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये दूसरे देशों को चीज़ें बना कर बेच रहे हैं, तो ऐसे देश औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाएंगे।
और जो अपना भारत है यहाँ पर कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है, किसान लोग रहते हैं और खेती किसानी करते हैं, तो यहाँ पर कृषक अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी अच्छे अच्छे हम वीडियोस लाने वाले हैं। ये तो पार्ट 1 था, इकोनॉमिक की विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं, आगे भी और सारे पार्ट आने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।